दोस्तों वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का जैव अणु चैप्टर से 8 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 100% श्योर है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं। और पिछले बोर्ड एग्जाम में ऐसे कई सवाल आए हुए हैं जो कि जैव अणु से ही रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में क्या अंतर है, या फिर अंतर लिखिए। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो एक ही संरचना टाइप की होती है, तो उन दोनों में अंतर क्या है यानी डिफरेंस क्या है वो बताना है। तो इसका हम स्पष्ट तरीके से उत्तर क्या लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड समूह होते हैं, जो होता है सिंगल बॉन्ड CHO उपस्थित होता है। तो एल्डिहाइड समूह में CHO उपस्थित होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह यानी डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज में जो है वो एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं और जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन समूह। तो इन्हीं दोनों का अंतर है और ये ऑप्शनली क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्लूकोज की निम्नलिखित में अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जो ग्लूकोज है उसका समीकरण पूछा जा रहा है। तो समीकरण जो है कि कई बार पूछे गए सवाल है और दीर्घ में भी ग्लूकोज का पूरी संरचना करने के लिए आता है। आइए देखते हैं। पहला नंबर ये है कि ग्लूकोज का हम अगर ब्रोमीन के साथ कराएं तो इसकी जो संरचना है वो हम ऐसे करेंगे समीकरण हिसाब से। पहले हम लिखेंगे ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, तो जल का जो ग्लूकोज का सूत्र है वो होगा CHO, फिर CHOH का होल 4 हो जाएगा, प्लस इसका ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे, फिर नीचे देंगे CH2OH। ये ग्लूकोज की संरचना है। तो इसमें क्या चेंज होता है, अगर हम ब्रोमीन जल के साथ इसका ऑक्सीकरण कर दें ग्लूकोज का तो क्या बनता है, तो COOH CHOH का होल 4 और फिर हो जाएगा CH2OH। तो ये जो है इसमें क्या ऐड हुआ, तो यहाँ से लिया गया है O और फिर ये भी सेम प्रक्रिया है दोनों में, बस यहाँ पे जो O है वो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। तो ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो यहीं पे होगा कि ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो इस क्रिया में ब्रोमीन की जल से क्रिया यहीं पे होती है कि हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो ग्लूकोज में ज़्यादा का अंतर नहीं, सिर्फ एक ऑक्सीजन का अंतर होता है। आगे देखते हैं दूसरा, सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पे क्या होता है। CHO फिर हो जाएगा CHOH 4 हो जाएगा, फिर CH2OH इसका +3O से कराएंगे तो यहाँ पे होंगे सांद्र HNO3 से कराते हैं ऑक्सीकरण तो होता है COOH, फिर CHOH का होल 4, उसके बाद हो जाएगा COOH यानी सैकेरिक अम्ल हो जाएगा और यहाँ पे +H2O जुड़ता है जो कि जल इसमें ऐड होते हैं। तो यहाँ पे अंतर हुआ सिर्फ एक जल का और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का। उसके बाद ये पूरी सारणी जो है कंप्लीट होती है। तो ग्लूकोज की जो अभिक्रिया है एक बार हम ब्रोमीन जल से और फिर सांद्र HNO3 से करा के ऐसे हम कर सकते हैं। ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखिए। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये जैव अणु से क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि पूछे गए प्रश्न है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। तो ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही उपस्थित होते हैं तथा इनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रॉक्साइड, एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं। कि अगर हम इन तीनों से क्रिया करा दें या फिर तीनों से क्रिया कराते हैं तो इसका जल अपघटन करने पर यानी जल से अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रॉक्साइड, एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है। तो ये जो पॉलीहाइड्रॉक्साइड एल्डिहाइड है वो या फिर प्राप्त होगा कीटोन पॉलीहाइड्रॉक्साइड एल्डिहाइड होगा। तो ये जो परिभाषा है उसमें हम यही लिख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये क्रिया होती है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आइए इसे देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो
सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ये आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित कहते हैं। तो जैसा कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो जैव अणु का होता है, ठीक, जो सभी जीवित कोशिका यानी कि जो जीवित कोशिका है उसमें नाभिकों यानी जो जीवित कोशिका है उसकी नाभिक में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा यानी कि जो नाभिक होता है उसमें नहीं तो न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाएगा, नहीं तो क्रोमोसोम के रूप में ये पाए जाते हैं। तो जो जैव अणु है उसमें जीवित कोशिका होंगी और उस कोशिका के जो नाभिक है यानी कि उसका केंद्रक जो होगा उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में उसे पाए जाते हैं। ये आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित करता है। तो आइए देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? तो एक हो जाएगा डीएनए, एक हो जाएगा आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार होते हैं और इन दोनों का प्रकार है डीएनए और आरएनए। अगला सवाल है हमारा, अगला प्रश्न है प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के प्रमुख कार्य बताइए। तो प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के जो कार्य हैं ये भी कई बार जैव अणु से पूछे गए सवाल हैं और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो प्रोटीन के बारे में तो तुरंत समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं बहुत ही इजी वर्ड में प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जो प्रोटीन है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से हुआ है। तो जैसे कि इसका जो निर्माण होता है प्रोटीन का वो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से के अणुओं से होता है। ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं तथा प्रोटीन में अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसके जो अमीनो अम्ल होते हैं वो बहुलक होते हैं तथा प्रोटीन में अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं यानी कि ये पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। अब प्रोटीन का कार्य क्या है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो है प्रोटीन का कार्य वो शरीर की रचना करना है। जो प्रोटीन है उसका जो कार्य होता है वो शरीर की रचना को करता है। और जो दूसरा है प्रोटीन का कार्य वो है शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। यानी जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में रीजनरेट करने का कार्य करती है। यानी कि जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में स्क्रैच होती हैं या फिर जो भी चोट लगता है उसको प्रोटीन की सहायता से वो मरम्मत करता है। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब प्रोटीन रहेगा तो ही तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। हमारा अगला सवाल है प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो प्रोटीन है उसकी विकृतीकरण क्या होती है? तो प्रोटीन से जो कि है बहुत ही सवाल आते हैं। तो देखते हैं प्रोटीन। सभी प्रोटीन प्रकाश क्रियाशील एवं कोलाइड होते हैं। यानी कि जो प्रोटीन है वो क्रियाशील भी होती है और कोलाइड भी होती है। जब किसी प्रोटीन को गर्म किया जाता है यानी कि कोई भी प्रोटीन हम ले लें और उसे गर्म करते हैं या इसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं, नहीं तो आप उसको गर्म कीजिए या फिर अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो यह विलयन से स्कंदित या अवक्षेपित हो जाती है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं जैसे कि प्रोटीन को और उसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो यह विलयन से स्कंदित या अवक्षेपित हो जाती है। इस घटना को ही विकृतीकरण कहते हैं। तो जैसे कि कोई भी प्रोटीन में हम कुछ कार्य करते हैं तो उसकी जो क्षमता है यानी कि विलयन में जो क्षमता होती है वो स्कंदित या अवक्षेपित हो जाती है। तो कोई ना कोई तो प्रभाव जरूर ही पड़ेगा। तो उसी घटना को हम विकृतीकरण कहते हैं। यह क्रिया गर्म करने पर अतिरिक्त अन्य कई विधियों द्वारा की जा सकती है। यानी कि प्रोटीन की जो क्रिया है वो गर्म ना करके या फिर अम्ल या क्षार न मिलाकर हम कुछ और भी करेंगे तो उस क्रिया को भी हम विकृतीकरण कह सकते हैं। तो प्रोटीन जो है वो विकृतीकरण इसी क्रिया को कहेंगे यानी कि कोई भी चीज़ में बदलाव करना कुछ जोड़ के। हमारा अगला सवाल है फ्रक्टोज बनाने की एक विधि लिखिए। अब फ्रुक्टोज जो बनाने की है उसकी विधि को लिखना है। तो आइए देखते हैं।
इनुलिन डहेलिया के पौधे की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। अब ये जो डहेलिया के पौधे हैं उनके गांठों से जो प्राप्त होता है एक प्रकार का स्टार्च प्राप्त होता है, यानी कि डहेलियों के पौधों से जो गांठ होती है उससे एक स्टार्च प्राप्त होता है और उस स्टार्च में ही तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करा दें तो हमें फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बन जाएगा। तो आइए उसका रिएक्शन करा के देखते हैं। तो हम लिखेंगे C6H10O5, यानी ये फ्रक्टोज का सूत्र है। N को लेके चलिए प्लस NH2O, इसकी क्रिया हम तनु H2SO4 से कराएंगे तो होगा NC6H12O6, यानी कि जो C हो गया वो 6 हो गया, H12 यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 तो यानी H12 हो जाएगा, O5 और यहाँ पे 1 O है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो O6 हो जाएगा। तो यही जो कि है फ्रक्टोज का सूत्र हो जाएगा, यानी कि हम H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो हमें पूर्ण रूप से फ्रक्टोज प्राप्त होगा। अगला सवाल है हमारा और आखिरी सवाल। हमने 8 प्रश्न बोले थे। तो टालेन अभिकर्मक क्या है? तो टालेन जो अभिकर्मक है वो क्या होती है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए ही प्रश्न है। आइए देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के 10% जलीय विलयन में NaOH विलयन मिलाने पर भूरा अवक्षेप आता है। इस अवक्षेप को NH4OH की कम मात्रा में घोलने पर एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है जिसे टालेन अभिकर्मक कहते हैं। तो जैसा कि सिल्वर नाइट्रेट हो गया, उसमें से हम 10% जलीय विलयन में, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में ही हम 10% जलीय विलयन में NaOH विलयन को मिला दें, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें तो ये भूरा अवक्षेप आता है, यानी कि इसका जो प्रक्रिया होती है वो चेंज करके भूरा अवक्षेप में बदल जाती है। इस अवक्षेप को NH4OH की कम मात्रा में घोलने पर एक स्वच्छ विलयन प्राप्त करते हैं, यानी कि उसकी जो मात्रा है वो, ये सूत्र जो है वो नौसादर का सूत्र है, तो इस पे जो होता है वो एक स्वच्छ रूप से विलयन प्राप्त होता है। और जैसे ही ये अवक्षेप की मात्रा मिलेगी घोलने पर और जो विलयन प्राप्त होते हैं उसी विलयन को हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं, यानी कि इसी प्रक्रिया को हम टालेन अभिकर्मक कह सकते हैं। और बहुत ही छोटे प्रश्न में ये भी पूछता है कि टालेन अभिकर्मक का उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं टालेन अभिकर्मक का उदाहरण क्या लिख सकते हैं। तो CHO फिर CHOH का 4 प्लस Ag2O, इसके साथ हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे और CH2OH यानी कि ग्लूकोज का जो सूत्र है ये पूरी तरह से सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करेंगे तो क्या हमें मिलता है। तो COOH CHOH4 प्लस 2Ag, यानी कि ये रजत दर्पण हो जाएगा और फिर CH2OH ये ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो इस क्रिया से पूर्ण होकर ये क्रिया में बदलती है, इसी क्रिया को हम टालेन अभिकर्मक कह सकते हैं। तो जो टालेन अभिकर्मक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो है कि जैव अणु से 8 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए, जो 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर तक ये सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले और नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।